यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। हाउ टू सी प्रॉमिस इन बर्थ चार्ट, कि बर्थ चार्ट में हम एक्चुअल प्रॉमिस का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। और इस टॉपिक का नाम है द आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन। और देखिए, प्रिडिक्शन को हम यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे। प्रिडिक्शन को दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस एंड साइंस, ठीक है, मतलब ग्रहों, राशियों और भावों का प्रॉपर्टीज का हम प्रिडिक्शन में कैसे इस्तेमाल करें। और जो दूसरा पार्ट है वो है कि हाउ टू सी एक्चुअल प्रॉमिस इन बर्थ चार्ट। तो ये दो सेपरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसे हम बारी बारी पढ़ेंगे। और ये जो दूसरा भाग है वो मेन फैक्टर है योग को देखने का। और ये जो पहला भाग है कि ग्रहों और प्रॉपर्टीज का जो कैसे यूज करें प्रिडिक्शन में, वो एड ऑन फैक्टर है। जब तक मेन फैक्टर वो नहीं दिखाता उतना, तो ये उसका उतना मतलब नहीं है। एड ऑन फैक्टर का मतलब क्या है, वो उसके योग की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। समझ रहे कि नहीं। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ प्लैनेट्स, हाउसेस एंड साइंस, ठीक है। और आज जो हम लोग प्रिडिक्शन पढ़ेंगे उसका बस प्रिडिक्शन का एक ही रूल है, जो मेजोरिटी कहेगा वही होगा। देखिए, किसी भी लाइफ एरिया को तीन फैक्टर दिखाते हैं, सिग्निफिकेटर हाउस यानी कारक हाउस, ठीक है। सिग्निफिकेटर प्लैनेट यानी कारक प्लैनेट, सेम हाउस फ्रॉम सिग्निफिकेटर प्लैनेट, मतलब कारक से वही सेम हाउस जो हाउस ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए, करेज के लिए हमको सबसे पहले सिग्निफिकेशन पता होना चाहिए। करेज के लिए थर्ड हाउस आता है, मार्च आता है, और मार्च से थर्ड हाउस आता है। और अगर हमको विवाह देखना है तो उसके लिए सेवंथ हाउस, वीनस, वीनस से सेवंथ हाउस देखना है। यहाँ पे वीनस से सेवंथ हाउस है फिफ्थ हाउस। अगर हमको भाग्य देखना है, नाइन्थ हाउस, जुपिटर, जुपिटर से नाइन्थ हाउस, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर से नाइन्थ हाउस है सेकंड हाउस, ठीक है। अब बेसिक है क्या कि देखिए, तीन फैक्टर आपको आ गए, आपको ये पता चल गया कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा हाउस खराब है। तो अब आसानी से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन क्या करना है, मेजोरिटी बस देखना है, ठीक है। तीन फैक्टर हैं, उनमें से मेजोरिटी अच्छा है तो वो लाइफ ऑफ एरिया अच्छा रहेगा। अगर मेजोरिटी खराब है तो वो लाइफ ऑफ एरिया खराब रहेगा, ठीक है। जो मेजोरिटी कहेगा वही होगा। देखिए, आज जो पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज का उपयोग कैसे, एप्लीकेशन कैसे करें, उसका बस एक ही रूल ध्यान रखिए, जो मेजोरिटी कहेगा वही होगा। बहुत सिंपल सा रूल है। तो हम कैसे यूज करें इसे हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हम पढ़ने वाले ग्रहों की प्रॉपर्टीज, हाउसेस की प्रॉपर्टीज और राशियों की प्रॉपर्टीज। और हम पहले ग्रहों की प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे। अब पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु जो होते हैं क्रूर ग्रह होते हैं, और चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र सौम्य ग्रह होते हैं। इनके कुछ प्रिडिक्शन के लिए मैंने कीवर्ड्स लिखवाए थे। आपको क्या वो याद है किसी को? वो क्रूर ग्रह स्ट्रगल देते हैं, सौम्य ग्रह हाँ, इजी कर, एक एक करके बोलिए। जो क्रूर ग्रह हैं वो आपने स्ट्रगल करवाते हैं। स्ट्रगल करवाते हैं। अब जो क्रूर ग्रह हैं वो स्ट्रगल कराते हैं, और जो सौम्य ग्रह हैं, फिर से बोलिए। वो चीजें इजीली देते हैं, इजीली देते हैं, ठीक है। तो यही यही क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह का प्रिडिक्शन कैसे करें, यही इसका कीवर्ड है। इसे हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब प्रिडिक्शन कैसे करें तो उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल में इस कुंडली को ध्यान से देखिए। एग्जांपल द्वारा इस कुंडली का हम लोग एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस जो लेक्चर है उसमें एक ही दो तीन तरह के जो क्षेत्र हैं, मैरिज हो गया, प्रोफेशन हो गया, और इंटेलिजेंस हो गया, इन सब चीजों के बारे में अलग अलग प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम जो क्षेत्र हैं वो मोर और लेस एक ही तरह के हैं। एक ही क्षेत्र पे कितना तरह का प्रिडिक्शन हो सकता है उससे आपको इस लेक्चर में समझ में आएगा। तो अब बताइए, चलिए इसमें मैरिज का प्रिडिक्शन करते हैं। अब मैरिज के लिए हमको क्या तीन फैक्टर चाहिए, बताइए। सेवेंथ हाउस, वीनस एंड वीनस है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस चाहिए, वीनस चाहिए, और वीनस है सेवेंथ हाउस। इतना सब कुछ समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अब बिजनेस लेना है तो क्या लेंगे? सेम सेवेंथ हाउस, जुपिटर, मर्क्यूरी। मरकरी, मरकरी से सेवेंथ हाउस, ठीक है। इस कुंडली में वीनस से सेवेंथ हाउस कौन सा हाउस बना? सर वीनस ही बनेगा, सेकंड हाउस बनेगा। सेकंड हाउस।
तो मैंने ये बोला कि हाउस कौन सा बना, ये मैंने house. लॉट तो बोला ही नहीं, ठीक है। सर सेकंड हाउस बनेगा। सेकंड हाउस बनेगा ना, तो हम लोग क्या इसको रिप्लेस करेंगे सेकंड हाउस से, ठीक है। इतना सब यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं? बहुत बहुत क्रूशियल चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से कैसे प्रिडिक्शन करें या आज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बताइए, हमको एक एक फैक्टर को देखना है, ठीक है। हमको पहले लेना है सौम्य ग्रह। सौम्य क्या सेवंथ हाउस से कोई सौम्य ग्रह, सेवंथ हाउस को कोई सौम्य ग्रह देख रहा है या बैठा है या किसी तरह का संबंध है सौम्य ग्रह का? सर गुरु देखा है, गुरु दिख रहा है ना? जुपिटर। शाबाश, ठीक है। आज एकदम टाई वाई लगा के एकदम कोट वोट पहन के एकदम तैयार है, ठीक है। सर आज पहली बार तो बैठा हूँ मीटिंग ठीक है, में। तो सेवंथ हाउस को गुरु दिख रहा है, ठीक है। जी। और कोई ग्रह दिख रहा है? सर मंगल, सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह कोई और सौम्य ग्रह नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। तो नहीं। हम क्या कहते हैं, अब वीनस पे चलते हैं। क्या वीनस को कोई और सौम्य ग्रह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, क्रॉस हो गया, ठीक है। अब क्या सेकंड हाउस को कोई और सौम्य ग्रह दिख रहा है? जी सर वीनस, वीनस। दिख रहा है, वीनस दिख रहा है, और कौन कौन सा सौम्य ग्रह दिख रहा है? बस ओनली वीनस। बस। ओनली वीनस सेकंड हाउस को देख रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब हमको सौम्य ग्रह का एनालिसिस हो गया, अब क्रूर ग्रहों का एनालिसिस करते हैं, ओके ठीक है। तो अब सेवंथ हाउस को कोई क्रूर ग्रह देख रहा है कि नहीं, बताइए। सर मंगल दिख रहा है, मंगल देख रहा है। अब देखिए, इसमें सेवंथ हाउस को मंगल देख रहा है, ठीक है। हम लोग मंगल लिख दिए। अब मंगल के अलावा कोई और ग्रह दिख रहा है क्या सेवंथ हाउस को? नहीं सर, नहीं दिख रहा है ना? नहीं। क्या और कोई क्रूर ग्रह तो नहीं दिख रहा सेवंथ हाउस को? अब वीनस को कोई क्रूर ग्रह बैठा है या देख रहा है या संबंध बना रहा है वीनस को? इसको राहु देख रहे हैं, शनि है साथ में। पहले शनि बैठा है, ठीक है, इसको शनि लिख और दिए। राहु। और राहु, ठीक है। उसके अलावा कोई और क्रूर ग्रह तो नहीं दिख रहा है, नहीं। ठीक है। नहीं। और सेकंड हाउस को शनि। देख रहा है, सैटर्न और केतु। सैटर्न और केतु, केतु। शाबाश, ठीक है। मेजोरिटी क्या है, देखिए, जब सौम्य ग्रह का हम लोग एनालिसिस किया था तो तीनों में से दो पे सौम्य ग्रहों का प्रभाव था, ठीक है। तो वो भी एक योग हो गया कि मतलब कि मैरिज में सौम्यता आएगा, मतलब इजीनेस आएगा, मैरिज आसानी से हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। समझ रहे कि नहीं? अब देखिए, क्रूर ग्रह का भी है, लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया ना, कि तीनों पे क्रूर ग्रह का प्रभाव है। उस पे बस किन्हीं दो पे बस एक सौम्य ग्रह का प्रभाव था, और एक पे तो था ही नहीं। इन पे तीनों पे क्रूर ग्रह का प्रभाव है। इस वजह से देखिए, इनका रिजल्ट क्या मिला। इनका 38वां साल ये चल रहा, ठीक है। तब भी इनका अभी तक शादी नहीं हुआ, मतलब शादी मिलने में डिफिकल्टी होगा। क्रूर का मतलब क्या है कि स्ट्रगल होना, डिफिकल्टी मिलना, ठीक है, यही ना होता है। अब हालांकि ऑल्दो हमने एक्चुअल मैरिज का योग तो हमने पढ़ा नहीं, डिले ऑफ मैरिज का योग तो हमने पढ़ा नहीं, तब भी हमें एड ऑन फैक्टर द्वारा ये पता लगता है कि इनके मैरिज में डिफिकल्टी है होने में। समझ रहे कि नहीं आप लोग? जी। तो ऐसे इस्तेमाल करना है। ये देखिए, तीनों में से किसी दो फैक्टर पर एक ही तरह के ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो वो चीज होगा। और क्या कहते हैं, अगर उसका विपरीत फैक्टर है, अगर कोई अच्छा अच्छा योग बन रहा है, उसका काउंटर बुरा योग बन रहा है, तो हमको देखना है कि इसका पल्ला भारी है। समझे कि नहीं? तो अब अब सौम्यता नहीं बचेगी, कि सौम्यता नहीं बचेगी अब, मतलब इजीनेस, मतलब सारी इनका अभी तक हुआ ही नहीं, हुआ ही ठीक है। नहीं। ये एक्चुअल कुंडली ये बना हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर डीले का योग है इसमें, तो इस डीले के योग को ये क्रूर ग्रह बढ़ा रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अगर इसमें क्या कहते हैं, डीले का योग होता है और सौम्य ग्रह को प्रभाव ज्यादा होता है, तो ये जो सौम्य ग्रह है उस डीले के योग की इंटेंसिटी को घटा रहा है, इतना समझिए, ठीक है। तो प्रॉमिस मतलब योग यहाँ पे तो। हाँ प्रॉमिस, हाँ ये प्रॉमिस नहीं है, ठीक है। ये प्रॉमिस नहीं है, लेकिन एक एड ऑन फैक्टर है। एड ऑन फैक्टर कैसे देखें वो हम बता रहे हैं। समझ में आया? तो अब इसमें यदि सेवंथ हाउस, अगर हम मैरिज को देख सकते हैं तो बिजनेस को भी देख सकते हैं, इसमें जी। हैप्पीनेस को भी देख सकते हैं। ऐसे ही Happiness करना को- है, ठीक है। बस हमको क्या करना है कि जो तीन फैक्टर ऊपर के उनको बदलते रहना, अपने आप होते रहेगा। सर। ना जाने कितना भी प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे सर बोलिए। सर बिजनेस और मैरिज दोनों एक ही चीज तो नहीं है ना, तो फिर तो मैंने बोला कि सेवंथ हाउस वीनस, और वीनस से सेवंथ हाउस जो होता है मैरिज दिखाता है। हाँ। और सेवंथ हाउस मरकरी, मरकरी से सेवंथ हाउस बिजनेस दिखाता है। आपने टेबल तो पढ़ा नहीं, ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो टेबल दिया था उस टेबल में से रिप्लेस करना है एरिया को, है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि एक ही क्षेत्र पे से कितने तरह के प्रिडिक्शन हो सकते हैं।
उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग ग्रहों का प्रॉपर्टीज अगला देखते हैं। सौम्य और क्रूर ग्रह तो हमने देख लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये है त्रिगुण ऑफ प्लैनेट्स। तामसिक ग्रह भी होते हैं, राजसिक ग्रह भी होते हैं, सात्विक ग्रह भी होते हैं। राहु मंगल शनि ये सब तामसिक ग्रह हैं। शुक्र और बुध ये सब राजसिक ग्रह हैं। गुरु सूर्य और चंद्र ये सब सात्विक ग्रह हैं। और केतु तो क्या कहते हैं, निर्गुण होता है, ठीक है। केतु का कोई गुण नहीं माना गया है, क्योंकि केतु तो मोक्ष कारक होता है ना। तो मोक्ष का मतलब क्या है कि तुम तीनों गुणों से रहित जब हो जाओगे तब तुमको मोक्ष मिलेगा। न तुम्हारे अंदर सत्व है, न तुम्हारे अंदर रजस है, न तुम्हारे अंदर तमस है, तभी, ठीक है। तो अब हम लोग जो प्रिडिक्शन के लिए कुछ कीवर्ड चाहिए, तभी ना हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो तामसिक ग्रह का एक कीवर्ड, दो कीवर्ड मैं दे रहा हूं। तामसिक ग्रह वेंजफुल और मैल प्रैक्टिस यानी प्रतिशोध और अनाचारण को दर्शाते हैं। ये कीवर्ड है प्रिडिक्ट करने का। राजसिक ग्रह जो है इंपीरियल और प्रिंसली स्वभाव को दर्शाते हैं, शाही और राजसी, ठीक है। और जो सात्विक ग्रह हैं वो एथिकल और मॉरलिटी को दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब नैतिक और सदाचार। और जो केतु ग्रह होता है वो निर्गुण ग्रह होता है, जो कि लिबरेशन या फिर मुक्ति को दर्शाता है। अब इन कीवर्ड्स के अलावा भी कुछ प्रिडिक्टिव कीवर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, जो कि सारावली में लिखा हुआ है, आपको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू सारावली, तामसिक ग्रह फुलिश नेचर को दर्शाते हैं। इंडोलेंट यानी आलसीपना, चीट अदर्स करते हैं, वर्थफुल होते हैं मतलब दैवी प्रकोप होता है, ठीक है, मिजरेबल होता है, दयनीय दशा उन लोग को होता है। और टेल बियरर मतलब दूसरे का पूछ पकड़ के चलने वाले होते हैं। डिवाइड ऑफ गुड कंडक्ट मतलब उनमें किसी का अच्छा करने का स्वभाव जो होता है वो बहुत कम होता है। एंड कैम्प्ड ये मठ मैला या अस्त व्यस्त रहना, साफ सफाई न करना, ये सब दर्शाता है। ब्लाइंड ड्यू टू लस्ट, मिजरी एंड केयरलेसनेस, बहुत केयरलेस होते हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। अब ये सब तो सारावली कर रहा है ना, तो इसका हम लोग उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो मैं एक और कीवर्ड दे रहा हूं। जो तामसिक ग्रह होते हैं वो लिटिल टेक्निकल या फिर साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं, इसको ध्यान रखिए। अब इसी तरह हम लोग राजसिक ग्रह का भी पढ़ेंगे। अब सारावली के अनुसार जो राजसिक ग्रह होते हैं वो जो वैलरस होते हैं, साहसी। अब स्किलफुल इन फाइन आर्ट्स होते हैं एंड लिटरेचर। दूसरों को सोई मतलब दिखाने वाला आदत होता है ना, कि देखो मेरा कपड़ा कैसा है, महंगा कपड़ा, ठीक है। जैकलर, स्पिरिटेड, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड गैम्बलिंग, ठीक है। ये सब प्रिडिक्शन के लिए कीवर्ड्स है, ठीक है। मैं आपको एक कीवर्ड दे रहा हूं। ये जो राजसिक प्लैनेट्स होते हैं ये लिटिल आर्टिस्टिक अप्रोच इनमें होता है, ये प्रिडिक्शन ऐसे कर सकते हैं। अब इसी तरह सात्विक ग्रहों का भी हम लोग देखते हैं। अब सारावाली के अनुसार जो सात्विक प्लैनेट होते हैं हाईली मर्सीफुल यानी दयावान होते हैं। ब्लेस्ड विथ मैनी वाइफ्स एंड अटेंडिस, ठीक है। अब इसको लेके अन्यथा मत करिएगा, ठीक है, ये लिटरली काम नहीं करता आज के जमाने में। ब्लेस्ड विथ मैनी वाइफ्स का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा नौकर चाकर होगा। पुराने जमाने में तुम रईस कैसे हो, जिसके पास दो दो पत्नियां हैं वो ज्यादा रईस माना जाता था, है कि नहीं। 1000 साल पहले, 200 साल पहले, ठीक है। तो आज के जमाने में इसको एकदम लिटरली नहीं ले लेना कि 7th हाउस पे सात्विक ग्रह के प्रभाव तुम्हारी 2 पत्नी होगी, मतलब रिसोर्सफुल होगे तुम, इसका मतलब ये। फर्म डिस्पोजिटन, स्वीट एंड ट्रूथफुल स्पीकर। अच्छा, ये जो सात्विक ग्रह होते हैं देवता और ब्राह्मण का ओबे करते हैं और तामसिक ग्रह नहीं करते, ठीक है। और फॉरगिविंग दयालुता होगी, दूसरे को क्षमा करने का होगा। तामसिक ग्रह कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक मेरे तरफ से एक प्रेडिक्टिव कीवर्ड्स ले लीजिए। जो सात्विक ग्रह होते हैं वो फिलोसफिकल अप्रोच थोड़ा रखते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि हम लोग इसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करें। अब ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब चलिए इस व्यक्ति के खाने के हैबिट का कि कैसे यूज करें, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि फूड का क्या फैक्टर है।
सेकंड हाउस और मून। सेकंड हाउस मून सेकंड और हाउस मून से सेकंड। मून और और मून मून से सेकंड हाउस। अब मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि मेरा ही कुंडली, आपको पता ही होगा। अब आप लोग हमको जज मत करिएगा। अब हमको क्या कहना कि कितने राशि ग्रहों का प्रभाव है खाने के ऊपर, हमको ये देखना। हम्म। तो जो मून से सेकंड हाउस है वो कौन सा हाउस इस कुंडली में बना? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। अब देखिए क्या सेकंड हाउस पे कोई राशि ग्रहों का प्रभाव है सेकंड हाउस पे? अब देखिए क्या संबंध है? नहीं सर, नहीं। नहीं है ना। अब क्या मून पे किसी राशि ग्रह का प्रभाव है? ठीक है, सर सूर्य का है। सूर्य और बुध। मैंने बोला मून पे सूर्य कोई सात्विक राशि है। ग्रह का प्रभाव, राजसिक क्या दिखवाए थे ना? नहीं है सर, ओ हाँ, नहीं है मरकरी सर, नहीं है। नहीं है। शुक्र और ठीक, बुध। मून बुध पे है नहीं ना, है। तो बुध है, शुक्र कैसे? हाँ, मर्क्यूरी है ना सर। मरकरी तो है ना सर। मून पे मर्क्यूरी है। तो शुक्र राजसिक कौन बोला? बुध है। क्योंकि मून पे बुध का प्रभाव है और फर्स्ट हाउस पे किसी राशि ग्रह का प्रभाव है, शुक्र का है। शुक्र का। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि मेजोरिटी जो कहेगा वही होगा। मेजोरिटी क्या कह रहा है कि इस व्यक्ति के खाने पे राशि राशिक ग्रहों का प्रभाव है। प्रभाव है। अब मैं बता रहा हूं, अब मैन्युअली करके देखते हैं क्या सेकंड हाउस पे किसी तामसिक ग्रह का प्रभाव है? सेकंड हाउस पे नहीं है। ठीक है, क्या मून पे किसी तामसिक ग्रह का प्रभाव है? नहीं है। फर्स्ट हाउस पे किसी तामसिक ग्रह का प्रभाव एक है, मेजोरिटी नहीं है। क्या सेकंड हाउस पे किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव है? नहीं है। क्या मून पे किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव है? है। बुध अब का क्या है। क्या फर्स्ट हाउस पे किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव है? शुक्र का है। शुक्र राशि ग्रह सॉरी, गुरु का है, गुरु का गुरु है। का ना। तो इसका क्या मतलब है? इस व्यक्ति को न ज्यादा तामसिक फूड का अच्छा लगता है, न ज्यादा सात्विक फूड अच्छा लगता है। ठीक है, इस व्यक्ति को राजसिक फूड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे पनीर वनीर की सब्जी हो गया, पूरी हो गया, नान वान। समझ रहे? उस व्यक्ति को ना अंडा वन्ना बिल्कुल पसंद नहीं, ना मुर्गा उर्गा पसंद है, ना दारू वारू पीना पसंद है, ना बहुत ज्यादा सादा खाना पसंद है, सात्विक जो होता है। अब देखिए सात्विक ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य का भी है और गुरु का भी है। लेकिन अब देखिए गुरु का जो है प्रभाव वो दृष्टि द्वारा है, समझ रहे हैं? और ये कंजंक्शन में है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब कंजंक्शन जो जहां पे बैठा उसका प्रभाव ज्यादा होगा ना, समझे कि नहीं? हाँ। इससे समझ में आया होगा। ठीक है, देखने वाले से ज्यादा बैठने वाले का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, इस एक तो सात्विक खाने में पसंद है उतना, लेकिन जब हमको ऑप्शन रहे कि पनीर का सब्जी रखा हो और कोहड़ा वोड़ा रखा हो, तो हम पनीर की सब्जी चुनेंगे। इतना समझ लीजिए। सर ठीक है, क्योंकि मरकरी की डिग्री पास में है मून से, इसलिए मरकरी का ज्यादा हाँ प्रभाव। ये भी कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी एक फैक्टर है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? आप देखिए लग्न की डिग्री 8 डिग्री है और वीनस 0 डिग्री का है, जबकि ये जो जुपिटर है 26 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो सूर्य है वो भी लग्न की डिग्री के पास भी नहीं है और मून की डिग्री के भी पास नहीं है, 21 डिग्री का है। समझ? अब सब जज मत करिएगा कि उसको बस खाने पीने को बहुत ज्यादा शौक है, जो होता है तला हुआ सामान या फिर शादी का खाना। ठीक है, शाही खाना पसंद है। ठीक है, अब उसमें आया ना शाही खाना, जो प्रिंस का खाना होता है, जो राशिक खाना होता है, वो खाना पसंद है। ठीक है, अच्छा सर खाना। एक डिग्री से रिलेटेड सवाल है। जी बोलिए। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि 0 डिग्री जो है वो भाव मध्य से देखना ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपकी इस कुंडली में हम्म बिकॉज लग्न 8 डिग्री का है और वीनस 0 डिग्री का है, तो हम्म वीनस को एब्सोल्यूट जीरो माने कि वीनस को लगन से 8 डिग्री अलग माने, जो कि ज्यादा वीक, ज्यादा। तो सुनिए, इसमें क्या 0 डिग्री बस नहीं देखना है, बस लग्न की डिग्री से कितना दूर है, अंतर करेक्ट। बस देखना है। ठीक है, कितना अंतर है? 8 डिग्री का अंतर है ना, 8 डिग्री का अंतर को बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब क्या कहते हैं, मून एक ऐसा कारक है, उससे मरकरी पास है कि वो पास है। मर्क्यूरी पास है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, लग्न को जुपिटर भी देखा सत्व ग्रह होके। ठीक है, योग है, लेकिन अब देखिए लग्न की डिग्री से वीनस पास है कि जुपिटर पास है, ये देखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ऐसा ऐसा मतलब क्या कहते हैं, 15 एग्जाम्पल है, 15-16 एग्जाम्पल है, अभी पढ़ना बहुत ज्यादा, ठीक है। आज एकदम पूरा वो खुलेगा, ठीक है, अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग मतलब कि ये मेरे मेरे कुंडली है, इसमें भी सात्विक ग्रहों का हम लोग देखते हैं। तो हमको देखना है इंटेलिजेंस, ठीक है। जी तो यदि हम इंटेलिजेंस देखेंगे उसके लिए फिफ्थ हाउस चाहता है, और क्या चाहता है, मर्क्यूरी मरकरी चाहता है, और मरकरी से फिफ्थ मरकरी से फिफ्थ हाउस। फिफ्थ फोर्थ हाउस, हाउस। ठीक है। तो हमको क्या लेना, अब देखिए मरकरी से फिफ्थ हाउस कौन सा हाउस बना इसमें, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस पे किन सात्विक ग्रहों का प्रभाव है ये बताइए। तो गुरु का सात्विक है। में हम्म, गुरु का है। सर गुरु का है, जुपिटर तो दिखाई दिया था। और किस ग्रह का प्रभाव है, और कोई सात्विक नहीं। कोई नहीं। जुपिटर ही है। नहीं, बस। ठीक है। और मरकरी पे किसी सात्विक ग्रह का प्रभाव है, क्या कहते हैं, मरकरी पर सूर्य का प्रभाव है, मरकरी पे चंद्रमा का भी प्रभाव है, और फोर्थ हाउस पे किसी भी सात्विक ग्रह का प्रभाव नहीं है, ठीक है, एज ए यूटी गुरु दृष्टि, ठीक गुरु है। का है ना सर? गुरु का कहाँ है, फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस में। हाँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तामसिक ग्रह का प्रभाव देखते हैं। अब देखिए फिफ्थ हाउस पे किस ग्रह का प्रभाव है, फिफ्थ हाउस राहु। पे, राहु और सैटर्न ठीक है, राहु और और सैटर्न, सैटर्न ठीक सैटर्न है। एंड राहु, हाँ। और मरकरी पे किस ग्रह का प्रभाव, किस तामसिक ग्रह का प्रभाव है बताइए। किसी भी नहीं। नहीं। नहीं, ठीक है। अब फोर्थ हाउस पे किस ग्रह का प्रभाव है, मंगल। मार्स। हाँ। मार्स। अब इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि इस व्यक्ति का जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये सात्विक भी है, और क्या है, और टेक्निकल अप्रोच भी है, ठीक है। इस व्यक्ति के मतलब फिलोसफी, इस व्यक्ति की इंटेलिजेंस में फिलोसफी भी है, और टेक्निकल अप्रोच भी है, रखता है इंटेलिजेंस में। हम मेरा प्रोफेशन देख के तो समझ रही हैं हम क्या कर रहे हैं। तो टेक्निकल जो हम एनिमेशन कर रहे हैं वो टेक्निकल अप्रोच है कि नहीं, सब चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना, स्ट्रक्चर वे में पढ़ाना, जिसमें टेक्निकल ग्रह देते हैं। और क्या कहते हैं, एक फिलोसफिकल माइंडसेट भी है, क्योंकि सात्विक ग्रह को भी प्रभाव है। और बताएं क्योंकि फिलोसफिकल जो माइंडसेट है उसका कम है, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस पे बैठे ही हैं तामसिक ग्रह, समझ रहे हैं कि नहीं, बैठे ही है, दृष्टि नहीं है, बैठे ही है, राहु और मंगल तो बैठे ही है ना, इसलिए ज्यादा प्रभाव। सर तामसिक ग्रह वो टेक्निकल अप्रोच देते हैं। हाँ, साइंटिफिक अप्रोच, कि इसके पे साइंटिफिकली लॉजिक क्या है इसकी। और क्या कहते हैं, ये इंजीनियरिंग ये सब भी प्रोफेशन दिखाते हैं, जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं ना प्रोफेशन के या फिर एजुकेशन के, ये सब देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 3 गुण हैं, इनके अलावा भी ग्रहों के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें हम समझते हैं। यहां पर देखिए, सूर्य, मंगल और गुरु जो होता है वो पुरुष ग्रह है, मेल प्लैनेट्स। चंद्रमा और शुक्र जो है स्त्री ग्रह है, फीमेल प्लैनेट्स। और बुध और शनि जो है नपुंसक प्लैनेट्स है, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, राहु केतु के बारे में हम बाद में जानेंगे। तो हमें क्या जानना है, अब कीवर्ड जानना है, इसे प्रेडिक्शन क्या करें। अब जो पुरुष ग्रह होते हैं उनमें उनका कीवर्ड है डोमिनेंट और कॉम्पिटिटिव। अब स्त्री ग्रह जो है उनका नेचर है नर्चरिंग या फिर कंपैशन, पालन पोषण करना या फिर करुणा करना। नपुंसक ग्रह जो है उनका दोनों गुण है, जाहिर सी बात है, नर और स्त्री दोनों है। अब जो राहु केतु है उनका पराशर जी ने कोई मेंशन ही नहीं किया कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है, इसलिए हम इसको सेपरेट रखेंगे। अब एक एक चीज और जान लीजिए, किसी किसी प्रिडिक्शन में हमें सिर्फ मेल और फीमेल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, हमको नपुंसक ग्रह की जरूरत नहीं पड़ता। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता देता हूं। नपुंसक ग्रहों में भी 2 कैटेगरीज हैं। जो बुध है वो स्त्रीवत नपुंसक ग्रह है, यानी कि एक यूनक है जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करता है, यानी एक नपुंसक जिसमें स्त्री गुण ज्यादा है, यानी करुणा और नर्चरिंग वाला गुण ज्यादा है, ठीक है। अब जो शनि है वो पुरुषवत नपुंसक ग्रह है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक यूनक जो इनमें मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, यानी डोमिनेंट और कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो इसके आधार पर ग्रुप क्या बना, सूर्य, मंगल, गुरु और शनि पुरुष ग्रह हैं, और
चंद्रमा, शुक्र और बुध स्त्री ग्रह, ठीक है। राहु केतु को कोई अता पता नहीं है, क्योंकि पराशर ऋषि ने नहीं बोला, तो मैं भी नहीं ले रहा। और भी ऋषियों का बड़ा मत है, आचार्यों का मत है, ठीक है, लेकिन कोई ऑथेंटिक चीज नहीं बता पाता। तो राहु केतु को हम लोग असाइड कर देते। तो एग्जाम्पल में देखते हैं। अब इनकम देखते हैं, ठीक है। इनकम के लिए क्या चाहिए? सेकंड हाउस, सर 11th हाउस। 11th और 11th house, ठीक जुपिटर। है। और जुपिटर जुपिटर, ठीक है। और जुपिटर से 11th। जुपिटर से 11th। अब जुपिटर से 11th हाउस इस 7th कुंडली में क्या बना? 7th। तो यहाँ पे 7th हाउस बनेगा, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि 7th हाउस पे कितने पुरुष ग्रह का प्रभाव है। तो 11th हाउस पे कितने पुरुष ग्रह का प्रभाव है, बता दीजिए। शनि। सैटर्न का है केतु का कहाँ पुरुष ग्रह है? ये तो नहीं। मंगल, कल मंगल का भी है। तो 11th हाउस पे शनि का प्रभाव है शनि और मंगल। और मंगल का प्रभाव। और जुपिटर पे कितने पुरुष ग्रह का प्रभाव है? एक कौन? शनि। शनि का कहाँ प्रभाव है? एक का भी नहीं। किसी का नहीं। हाँ नहीं किसी का नहीं। जुपिटर खुद एक पुरुष ग्रह है, लेकिन अपना नहीं मानना है, दूसरे का मानना, ठीक है। तो किसी का नहीं। 7th हाउस पे कितने पुरुष ग्रह का प्रभाव है? मार्स सर। मंगल। मंगल, ठीक है। तो 7th हाउस में भी पुरुष ग्रह का प्रभाव। अब मेजोरिटी क्या कह रहा है? पुरुष। मेजोरिटी कह रहा है कि क्योंकि इसके इनकम पे पुरुष ग्रह का प्रभाव है, तो ये धन अर्जित करने के लिए, इनकम के लिए, अपने धन का अर्जन करने के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव और हार्ड वर्किंग इसका नेचर है, ठीक है। हाँ। अब आप लोग रिलेट कर रहे हैं कि नहीं? अब यस। ठीक है। जान मुझके अपना लिया ना कि अगर मान लीजिए कुछ बुरा आ गया, ठीक है, मेरे में बुरा भी है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। अगर मान लीजिए कोई बुरा आ गया तो कोई बुरा मान जाता है, इसलिए मैं अपना ही ले रहा हूँ। नहीं सर, हमारा ले सकते हैं आप। हाँ जी सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। अभी ऐसे ये हम इनकम के लिए पुरुष ग्रह देख रहे हैं, हम्म। ऐसे किसी और फैक्टर के लिए कौन सा ग्रह, पुरुष ग्रह देखना है या महिला ग्रह देखना है, वो कैसे डिसाइड अब देखिए किसी का मन से अच्छा है कि नहीं, ठीक है। मन क्या होता है? 4th हाउस, मून, मून से 4th हाउस, उनमें स्त्री ग्रह का प्रभाव है। इसका मतलब क्या है कि उसमें करूड़ा, उसके मन में करूड़ा है कि नहीं? इसी आप दिमाग लगाएंगे तो 1000 तरह का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बस दिमाग लगाना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो तो आज बैठ के लिखिएगा, ठीक है आप लोग। मैं टेबल सबको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जेंडर ऑफ प्लैनेट्स हो गया। देखिए अब प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा चीज है, ये मैं टेबल दे रहा हूं, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। मनु जी अपने आप को वो कर दीजिए। अब मेरा नहीं बज रहा। तो किसका बज रहा है? सॉरी सर, मेरा वजह। ठीक है, लगता है आज हो नहीं पाएगा। कितना स्लाइड है अभी? 10 स्लाइड भी नहीं हुआ। तो ये जो क्लास है आज आपका दिमाग पूरा खोलने वाला है, ठीक है। प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है समझ में आएगा। तो इसमें क्या है, ये जो मैंने प्लानिटरी कैबिनेट लिखे हैं, डायरेक्शन लिखे हैं, ये सब रेमेडी जब करेंगे तब काम आएगा। जो क्रूर ग्रह, मेल और क्या सात्विक तामसिक गुण है ग्रहों का, वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउसेस का उपयोग हम प्रिडिक्शन में कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो 1st हाउस होता है, 5th हाउस होता है और 9th हाउस होता है, वो त्रिकोण होता है। और त्रिकोण का क्या हम लोगों ने लिखा था कीवर्ड प्रिडिक्शन के लिए? डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन ब्लेसिंग, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। जो 6th हाउस होता है, जो 8th हाउस होता है और जो 12th हाउस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? डिवाइन त्रिक स्थान यानी डिवाइन व्रत, ठीक है, दैवी प्रकोप, ठीक है। डिवाइन प्रकोप। अब हमको जानना है कि जो 3rd हाउस होता है, 6th हाउस होता है, 11th हाउस होता है, उसको क्या कहते हैं? रिश्तेदार। अब उनका क्या है? They bring difficulties. संघर्ष इन लाइफ। अब जो इसके साथ यदि 10th हाउस मिल जाए तो क्या हो जाएगा? एक्सपीरियंस, उपचय। Okay. अब ये एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस इन लाइफ। अब
अब हम लोग प्रिडिक्शन कैसे करें इसको समझते हैं। अब ये किसका कुंडली है, अच्छा हाँ समझ गए, ठीक है, ये किसी स्टूडेंट को कुंडली नहीं है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, स्टूडेंट नहीं, पहले बता दे रहा हूं, ये जो व्यक्ति है ये मेरा रिलेटिव है। अब इनके साथ क्या हुआ है कि इनका देखते हैं कि हेल्थ या फिर हेड देखते हैं, सर का स्थिति, ठीक है, माइंड के स्थिति समझ लीजिए। तो हेल्थ या फिर हेड के लिए क्या लिखवा था मैंने, हेल्थ के लिए सन, और हाउस बताइए, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस, हमेशा पहले हाउस बताइए, फिर कारक बताइए, फिर कारक से वो हाउस। स्ट्रक्चर्ड वे में, तामसिक ग्रहों का प्रभाव स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है, ऐसे कहीं कहीं भी कुछ भी नहीं। तो हेल्थ के लिए फर्स्ट हाउस या फिर हेड के लिए फर्स्ट हाउस, उसके बाद सन, उसके बाद सन से फर्स्ट हाउस, ठीक है। सन से फर्स्ट हाउस, यस सर। तो अब सन से फर्स्ट हाउस कौन है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जी। अब यहाँ पे देखना डिवाइन व्रत देखना, अब हमको डिवाइन व्रत देखना, उसके पहले हम लोग देखते हैं डिवाइन ब्लेसिंग कितना है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो त्रिकोण के फर्स्ट हाउस पे कितने त्रिकोण के स्वामी के प्रभाव है बताइए, मरकरी का है, मर्क्यूरी का है, और मरकरी का है, और शनि का है। शनि का है। अब यहाँ पर सन के ऊपर भी मरकरी और शनि का प्रभाव, ठीक है, फर्स्ट हाउस ही है। अब इस पे भी मरकरी और जी। शनि का प्रभाव होगा। अब मैंने डिवाइन ब्लेसिंग तो देख लिया, अब हम क्या देखते हैं, डिवाइन व्रत 6/12 के स्वामी को प्रभाव देखते हैं। क्या फर्स्ट हाउस पे कितने 6/12 के स्वामी को प्रभाव है बताइए। सर एक तो शनि का है, दो सैटर्न और सन। 6/12 का ही है ना। ठीक है, मंगल का भी है, मंगल का भी है। तीनों है। सुनिए, यहाँ फर्स्ट हाउस पे मंगल का मंगल। प्रभाव है, सन का प्रभाव है, और शनि का प्रभाव है, और सन पे भी मंगल का प्रभाव है और शनि का प्रभाव है, और फर्स्ट हाउस पे भी ये रिपीट होगा ना, ठीक है। अब देखिए 3 फैक्टर पे दैवी कृपा से ज्यादा दैवी प्रकोप है। अब इनके डिग्री को थोड़ा ध्यान दीजिए कि लग्न 6 डिग्री का है, जो सूर्य है खराब कर रहा है वो भी 8 डिग्री का है, मंगल वो भी 8 डिग्री का है, जो लग्न और लग्नेश क्या कहते हैं, लग्न और लग्नेश आपस में बहुत क्लोज है। ये जो सूर्य और मंगल है, ये लग्न और लग्नेश दोनों पे अपना असर डाल रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है इसका उम्र 35 साल का है, 35 साल का व्यक्ति है, और इसका जो मेंटल एज है ना वो 1.5 साल के बच्चे जितना, उसका दिमाग इतना भी डेवलप नहीं हो पाया कि वो आज तक बोलना भी नहीं सीख पाया, ठीक है। सूसू पाटी कुछ नहीं बताता है, ठीक है, दीवार पर बस सर मारने लगता है, पागलों जैसा बिहेव होता है ना, उसको क्या बोलते हैं कि, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, क्या चीज, पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं उसे। तो अब देखिए क्योंकि लग्न की डिग्री जब इतना सारा अफ्लिक्शन भी हो गया और लग्न की डिग्री के पास भी है ना, इस वजह से ज्यादा हो गया। लेकिन अब अभी तो मैंने गुलिक भी नहीं बताया, गुलिक का इंटरप्रिटेशन कैसे करें तब ज्यादा समझ में आएगा। सर एक क्वेश्चन है सर, ये हम बोल रहे हैं माइंड जो है वो उसका बच्चे जैसा है, तो सर माइंड डेवलप नहीं हुआ, सर में क्या आता है, ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, मेंटल हेल्थ, तो वो क्या इसको समझिए ना कि क्या कहते हैं, ब्रेन पे दैवी प्रकोप है, दैवी प्रकोप इसको कहने, दैवी प्रकोप कहने ना, ठीक है। एक्चुअल योग तो मैंने अभी बताया नहीं, ये तो एड ऑन है ना। हमको इसमें ध्यान देना है कि ये जो लग्न का डिग्री है, क्योंकि लग्न का डिग्री बहुत ज्यादा क्लोज है, इस वजह से ज्यादा ये प्रभाव आ रहा है। और तीनों ही प्लैनेट बहुत पास है लगन की डिग्री के, इसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव है। और ये बताइए क्या कहते हैं, शनि एज अ त्रिकोण का स्वामी भी देख रहा था, लेकिन क्योंकि शनि त्रिकोण का स्वामी भी है, 6/12 के भी स्वामी है, 6/12 के स्वामी का प्रभाव ज्यादा है, इस वजह से ये अपने जो ब्लेसिंग वाला कम कर रहा है और 6/8/12 वाला ज्यादा कर रहा है। इसका कोई इलाज होता है सर, इन सब चीज को रेमेडी हो पाता आज है? तक तो नहीं हुआ, ठीक है। अभी वो दैवी प्रकोप है, इतने सारे, देखिए किसी एक हाउस पे, ठीक है, तीनों पे इतने सारे प्रभाव ज्यादा है, अब क्या इलाज करेंगे। तो जब कोई इलाज नहीं होता है तो लोग सोखा ओझा के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, गुरुजी इलाज कर देंगे, वो सब बताते हैं कि इनका हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये ठीक सर नहीं तो हो सकता। फ्री विल वगैरह से भी नहीं होता कुछ भी? सुनिए, अगर हम आपका उंगली बार बार काट रहे हैं,
ठीक है, ये कह रहे हैं कि मतलब मंत्र करिए वो हो जाएगा। तो इसको एक शब्द में क्या कहते हैं, बेवकूफी कहते हैं। मतलब वो होता है ना कि जब किसी इनके पास ले जाओ, ये बाबा के पास ले जाओ, हम लोग को पता है क्या चीज रिवर्सेबल है। देखिए जिंदगी में हर कुछ रिवर्सेबल होता है ना, तो कोई समस्या होता ही नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो मैंने टेबल लिखवाया था ना, देखिए सौम्य ग्रहों का भी प्रभाव है मस्तिष्क पे, 159 लॉर्ड का भी प्रभाव है, क्रूर ग्रह का भी प्रभाव है, 6/12 का भी प्रभाव है, डिस्पोजिटर का भी प्रभाव है, सेपरेटिक का भी प्रभाव है। अब आपको देख देख के क्या लग रहा है, किसका ज्यादा प्रभाव है? क्रूर और 6/12 का ज्यादा प्रभाव है, और सेपरेटिक का भी प्रभाव है। जो शुभ चीज है उनका कम प्रभाव है, और जो अशुभ चीज है उनका ज्यादा प्रभाव है। तो ये जो मैंने टेबल बनाया था ना, बस ऐसे देखने के लिए नहीं बनाया था, काम करता है। जब कुछ नहीं समझ में तो ऐसे लिख सकते हैं ना, असेंडेंट का कितना प्रभाव है, सूर्य का कितना प्रभाव, और सूर्य जिस राशि में बैठा है उस पर कितना प्रभाव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कितना समय हुआ? एक क्वेश्चन था, ये हाँ, जो बोलिए। ये जो 3 प्लैनेट्स, मतलब 3 चीजें हुई ना हमारे पास, हाउस, प्लैनेट, प्लैनेट से हाउस, हम्म तो उनका जैसे हमने पूरा टेबल देखा, हम्म तो प्लस माइनस करके देख लिया कि क्या ज्यादा है। तो ऐसे मतलब तीनों को मिला के नहीं, अलग अलग से देखेंगे तो कि 7 तो हाउस अभी में। मैंने क्या ही बोला कि वो टेबल देखना है ना, टेबल से क्या पता सौम्य ग्रह का कितना कितना वो है। ठीक है, हाँ, तो जो टेबल हम देख रहे हैं वो अलग अलग देखेंगे ना, कि हाँ। असेंडेंट के लिए प्लस माइनस क्या हो रहा है, अब सूर्य देखिए के। तीनों पे यहाँ पे तीनों पे सौम्य ग्रहों का प्रभाव है। तीनों पे यहाँ पे 159 लॉर्ड का प्रभाव है। तीनों पे यहाँ पे क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। देखिए किसका ज्यादा हो रहा है, नंबर किसके ज्यादा है। नंबर किसके ज्यादा है? 8/12 के। तो नहीं, अगर ये जो प्रभाव है, क्योंकि देखिए जो बेनिफिक फैक्टर है वो मेलेफिक फैक्टर से बहुत कम है। अगर ये मेलेफिक फैक्टर नहीं होता तब ये बेनिफिक फैक्टर अपना काम करते हैं। हाँ नहीं सर, मैं ये बस ये कंफर्म करी थी, अलग अलग हम कर रहे हैं ना, असेंडेंट के अलग से देखे, सूर्य के अलग से देखे। हाँ, तो मिला ये के लिखा तो है यहाँ पे, असेंडेंट का अलग से है, सूर्य का भी लिखा हुआ है, देख रहे कि ऐसे। नहीं? ठीक हाँ है, जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग राशियों को भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम्म अब राशियों की प्रॉपर्टीज पे हम लोग कुछ नजर मारते हैं। अब हम लोग राशियों को जो मोबिलिटी है, यानी चर स्थिर द्वि स्वभाव, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब ये जो 12 राशियां होती हैं, ये 3 तरह का प्रॉपर्टी दर्शाती हैं, जिसमें से पहला है चर यानी मूवेबल। देखिए मेष राशि चर राशि है। ठीक है, अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है स्थिर यानी फिक्स्ड, एक जगह रहना। अब जो ये वृष राशि है वो स्थिर राशि। अब उसके बाद जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है द्वि स्वभाव यानी ड्यूअल प्रॉपर्टी, जो कि फिक्स भी है और मूवेबल भी है। यानी जो मिथुन राशि है वो ड्यूअल राशि है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो अब इसी तरह हम क्या कहते हैं चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव को बार बार रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे कर्क राशि फिर से चर हो गया, फिर से सिंह राशि फिर से स्थिर हो गया, अब कन्या राशि फिर से द्विस्वभाव। इसी तरह फिर से करेंगे। तुला राशि फिर से चर हो गया, वृश्चिक राशि फिर से स्थिर हो गया, धनु राशि फिर से द्विस्वभाव, मकर राशि फिर से चर हो गया, कुंभ राशि फिर से क्या हुआ? स्थिर हो स्थिर गया, स्थिर हुआ हो ना? गया। स्थिर स्थिर। हुआ। और मीन राशि वेरी द्विस्वभाव। ठीक है, चर स्थिर द्विस्वभाव। अब इसको याद थोड़ी ना करना है, बस ऐसे देखना है। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो जो चर स्थिर द्विस्वभाव है ना, जो जो सभी राशियां हैं आपस में, ये जो सभी राशियां हैं आपस में केंद्र में। ठीक है, सारी स्थिर राशियां भी आपस में केंद्र में हैं, और सारी द्विस्वभाव राशियां भी आपस में केंद्र में। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। अब इनका प्रभाव, इनका उपयोग हम लोग कैसे देखें, इसको हम लोग आगे समझते हैं। इसके लिए हमें चर स्थिर द्विस्वभाव के कुछ कीवर्ड चाहिए प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए जो चर राशि होती है वो हाई एनर्जी, उसका प्रिडिक्शन के लिए कीवर्ड है। अब जो दूसरा जो है जुनूनी, जुनूनी ज्यादा है। ठीक है,
तीसरा जो है पहल करने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला, कोई नया काम करने वाला कीवर्ड। चौथा है जो उद्यम, इंटरप्राइजेस, ठीक है, उद्यमी। अब स्थिर राशि को हम देखते हैं। अब जब चर, देखिए चर का उल्टा स्थिर होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात जो ऊपर वाले का ठीक उल्टा होगा इसमें। तो हाई एनर्जी है चर में, तो इसमें स्थिर राशि में लो एनर्जी होगा। इग्नोरेंस, अब कोई व्यक्ति उद्यमी है, जुनूनी है, तो वो ज्यादा जिज्ञासु भी होगा, तो स्थिर राशि जिज्ञासु का ना होना, ठीक है, इग्नोरेंस ज्यादा होगा उसमें। अब इग्नोरेंस ज्यादा होगा, लो एनर्जी रहेगा, तो आलस भी रहेगा ना, तो आलसी होना, लापरवाह होना, ये भी दर्शाता है। और अनकेम्ड, ठीक है, यानी मैला कुचैला, ठीक है, अस्त व्यस्त होना, बाल बिखरे होना, सही से मेंटेन होके ना होना। अब ये सब तो मैंने बहुत खराब चीजें बता दी, कुछ अच्छी चीजें भी मैं बता देता हूं। जो स्थिर राशि होती है वो स्थिर प्रकृति वाला होता है, यानी किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा ना खुश होना, ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। ये अच्छी चीज है कि नहीं? धीर, वीर, गंभीर, गंभीर, ठीक है, धैर्यवान। और ये जो स्थिर राशि वाला होता है, ये पुरानी परंपरा को बहुत सम्मान करता है, ठीक है, क्योंकि स्थिर का मतलब जो सदियों से चला आ रहा वही कंटिन्यू करो, इसका मतलब ये होता है। अब द्वि स्वभाव के लिए हम लेते हैं यहां पर, जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो मर्सीफुल या भी मैट्रिपूड, अम्बिलिकल होती हैं, ठीक है, कीवर्ड है प्रिडिक्शन का। अब जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो भी कंपैशनेट राशियां होती हैं, करुणामय। अब जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो सुखद और चैरिटेबल राशियां होती हैं, मतलब उनमें चैरिटी का गुण ज्यादा है, ठीक है। और जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं वो स्टडी गोइंग, यानी एक रफ्तार से, एक एक्सेलरेशन से, एक स्पीड से सतत चलने वाला, इसको याद रखिएगा। जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं सारी मानव राशियां हैं, बस क्या कहते हैं, मीन राशि को छोड़ के सारी मानव राशियां हैं द्वि स्वभाव में। तो ये थोड़ा निस्वार्थ एक्शन दर्शाती हैं, ठीक है, धर्मार्थ के लिए कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब देखिए द्वि स्वभाव राशियां में, देखिए कभी कभी हमको चर स्थिर द्वि स्वभाव की जगह बस चर और स्थिर में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मूवेबल और फिक्स्ड में, कि जो द्वि स्वभाव राशियां होती हैं, मान लीजिए कि एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो सारी द्वि स्वभाव राशियां 30 डिग्री की होंगी। यदि उनको 15 भागों में बांटेंगे, 2 बराबर भागों में, पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है सारी द्वि स्वभाव राशियां का, फर्स्ट पार्ट यानी 0 डिग्री से 15 डिग्री का स्थिर की तरह बिहेव करता है, और जो 15 डिग्री से 30 डिग्री का हिस्सा है वो चर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जब आपको दो चीजों में बस करना है तो ऐसे कर सकते, और इसको भी वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने कालबल पढ़ा था। कालबल में असेंडेंट की डिग्री के बदलते हुए कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियस राशि का गुण बदल जाता है, उसी तरह इसको भी लेना है। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब देखिए इंटेलिजेंस के लिए मैंने क्या बताया था, 5th हाउस मरकरी, मरकरी से 5th हाउस, और मरकरी से 5th हाउस यहाँ पे क्या है, 4th हाउस, 4th हाउस ना। 4th हाउस। हमको ये नहीं देखना कि इंटेलिजेंस कैसा है, हमको ये देखना कि इंटेलिजेंस का यूज का हम लोग कैसे करते हैं, उपयोग कैसे करते हैं। तो इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए क्या लेंगे हम लोग, बता दीजिए। लॉर्ड, हाउस लॉर्ड। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 5th हाउस की जगह 5th लॉर्ड लेना है, ठीक है, और फिर मरकरी लेना है, ठीक है, मरकरी से 5th लॉर्ड। अब यहाँ पे 5th लॉर्ड कौन बना बताइए, 4th लॉर्ड, सॉरी 5th लॉर्ड 4th लॉर्ड बन गया। मरकरी, मरकरी, लोग वीनस भी बोल रहे हैं, बताइए। तो यहाँ पे मरकरी हो गया, अब ये मरकरी हो गया, ठीक है। अब मरकरी से 5th लॉर्ड कौन बना, सूर्य, 4th हाउस को स्वामी यानी सूर्य। अब हमको क्या कहना है, मोबिलिटी चेक करना। अभी देखिए ये जो क्या कहते हैं, ये जो ग्रह हैं ये किन राशियों में है, हमको भी बस ये देखना है, ठीक है। मरकरी किस राशि में है, मरकरी एक में है, मेष। एरीज राशि में है, जो कि चर राशि, ठीक है। चर। अब एज अ कारक भी
वो एरिस राशि में, जो कि चर राशि में, और सूर्य किस राशि में? मेष। मेष में, वो भी चर राशि में। अब तीनों चर राशि में है, इसका क्या मतलब है कि बहुत ये जो है। क्या कहते हैं हाई एनर्जी, जुनूनी है, पहल करने वाला, उद्यम है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये व्यक्ति जिस भी किसी पर्सन का है, वो व्यक्ति उसका अपना इंटेलिजेंस बहुत ही पैशनेट तरीके से फॉलो करता है, पैशन, अपने पैशन के लिए अपना इंटेलिजेंस यूज करता है, और कुछ नया करने के लिए, कुछ नया इनिशिएटिव करने के लिए अपना इंटेलिजेंस का यूज करता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। मतलब वो देखिए- फिक्स नहीं रहता, मूव कर जा उसको जैसा वो करना चाहिए। अब क्वालिटीज देखिए, जो कि क्या कहते हैं कीवर्ड्स है ना, वो प्रिडिक्शन करने में हेल्प करेंगे आपको। यस। कीवर्ड्स बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स याद होना बहुत जरूरी है। सबसे हम सुनेंगे अगले लेक्चर में, 1 घंटा पहले बुलाएंगे सबको। तो हम लोग अगला फिर से एग्जांपल देते हैं मोबिलिटी का। नेचर ऑफ 5 देखते हैं। अब नेचर ऑफ 5 किससे देखेंगे? 7th हाउस। लॉर्ड। वीनस, वीनस से 7th के लॉर्ड। Venus से 7th हाउस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हमको नेचर देखने, नेचर एक बिहेवियर एक्शन है ना, ठीक है। तो यहाँ लॉर्ड। हमको 7th लॉर्ड देखना है, वीनस देखना है, वीनस से 7th लॉर्ड देखना है। तो यहाँ पर वीनस 7th लॉर्ड कौन बना? मंगल। मंगल, ठीक है, मार्स। मार्स। और वीनस से 7th लॉर्ड कौन बना? मंगल ही बना। मंगल। वीनस से 7th लॉर्ड। मनुष्य। वीनस। वीनस फर्स्ट हाउस में है ना, हाँ, मार्स। तो मार्स ही बना, ठीक है। अब हमको फिर से आप देखें ये किन किन हाउसेस में है? मार्स फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में किस राशि में? मार्स फर्स्ट हाउस में सिंह राशि। राशि में। सिंह राशि में। तो मार्स यहाँ पे सिंह राशि में है, जो कि स्थिर राशि, ठीक है। वीनस क्या है? वृष राशि में। जो कि क्या है? स्थिर राशि। फिर से मंगल क्या है? फिर से सिंह राशि यानी स्थिर। अब मेजोरिटी क्या दे रहा है? स्थिर। स्थिर। तो ये जो पत्नी है स्थिर प्रकृति वाली होगी। तो यहाँ पे इस वाइफ का जो नेचर है बहुत स्टेबल नेचर की होगी और बहुत लेजी होगी। अब देखिए इन सब में कौन सी राशि का प्रभाव ज्यादा है? कोई एक राशि बार बार रिपीट हो रहा है इसमें? सिंह राशि। अब सिंह राशि क्या है? शेर है। फिर है। शेर है तो रॉयल नेचर वाला भी होगा, है कि नहीं? अब क्योंकि शेर का प्रकृति यहाँ पे क्या कहते हैं, हर राशि का अपना गुणधर्म भी होता है, सिंबल के द्वारा निकाल सकते हैं कि शेर का जो प्रकृति है वो रॉयल है। हमको काम नहीं करना है, हमको राजा की तरह रहना है, महारानी की तरह रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे प्रिडिक्शन में यही गलती होता है। अगर तुम्हारा 7th लॉर्ड यदि लियो में है तो तुम्हारी जो पत्नी होगी या फिर स्पाउस होगा वो बहुत शाही होगा, रॉयल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताइए सब क्या सिर्फ 7th लॉर्ड को देख के प्रिडिक्शन हो सकता है? नो, नहीं। तो यही बात है ना कि अब देखिए कोई व्यक्ति कहेगा तुम्हारा 7th लॉर्ड, चीजें देखनी पड़ेगी। कोई कहेगा तुम्हारा 7th लॉर्ड क्या कहते हैं लियो में है, सिर्फ तुम्हारी पत्नी रॉयल होगी, ठीक है। अब इसमें क्या सिस्टम है, क्योंकि मेरा 7th लॉर्ड वीनस से भी 7th लॉर्ड बन गया, क्योंकि 2 फैक्टर होल्ड कर रहा है ना इसमें। हर किसी की कुंडली में 2 फैक्टर वो नहीं करेगा, ठीक है। समझे कि नहीं? तो यही सब चीजें जो अब लोग कहते हैं कि वीनस का जिस राशि में बैठा तो उस तरह की पत्नी मिलती है। कोई लोग कहता है 7th लॉर्ड जिस राशि में बैठा रहता है उस तरह की पत्नी मिलती है। दोनों में से सही कौन है, कैसे देखे? तो यही तरीका है इसको देखने का, और यही चीज कोई बताता नहीं। तो इस चीज को आप देखिए, कोई भी कीवर्ड आया तो 3 फैक्टर ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमको ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ लियो जोडियक साइन द पर्सन्स वाइफ विल ऑल्सो बी रॉयल और विल कम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली ऑल्सो। अमन जी मैंने कुछ बताया था आपको, याद है? जी। हाँ बताइएगा बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमने राशियों की मोबिलिटी पढ़ लिया। अब राशियों का तत्व यानी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो पहला तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है, जो दूसरा तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व होता है, जो तीसरा तत्व होता है वो वायु तत्व होता है,
और जो चौथा तत्व होता है वो जल तत्व होता है। तो हमको क्या करना है, रिपीट करना है। जो पहला राशि कौन होता है, मेष ना, तो मेष राशि अग्नि तत्व है, फिर रिपीट करना है। फिर उसके बाद पृथ्वी आता है, तो दूसरी राशि पृथ्वी, वृष राशि पृथ्वी। अब तीसरी राशि मिथुन, मिथुन राशि वायु तत्व, फिर कर्क राशि जल हो जाएगी। जल। तो ऐसे ऐसे रिपीट करना है, अग्नि पृथ्वी पृथ्वी वायु जल, जल, अग्नि पृथ्वी वायु, वायु जल। अब हमको चाहिए कीवर्ड्स। सिर्फ अग्नि पृथ्वी वायु जल ये सब बता दे तो प्रेडिक्शन कर पाएंगे नहीं ना। नहीं। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, ये जो अग्नि तत्व है ये आपस में त्रिकोण में, याद करने के लिए आसानी। अब जो सभी तत्व हैं वो देखिए आपस में त्रिकोण में हैं, वहां पे सभी जो चर स्थित दो सभा थे सभी आपस में केंद्र में थे। इसी तरह वायु तत्व भी आपस में त्रिकोण में है, इसी तरह जल तत्व भी आपस में त्रिकोण में है, ठीक है। तो अग्नि तत्व का जो कीवर्ड है वो है क्रिएटिवनेस, अग्रेसिव, असर्टिवनेस, एक्सट्रोवर्ट होना, एक्टिव होना, उत्साही होना, पावर, एनर्जी, एडवेंचरस, वॉर लविंग। ये सब को चाहे तो लिख सकते हैं आप। देखिए जो अग्नि होता है ना वो क्या कहते हैं ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है, अग्नि से चीजें क्रिएट होती हैं। तो अग्नि है तो अग्रेसिवनेस भी होगा, अग्नि है तो एक्टिवनेस भी होगा, ऊर्जावान, पावर। अग्नि से समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? जी। अब पृथ्वी तत्व है तो एक जगह स्थिर रहता है, तो उसके लिए स्थायित्व, सस्टेनेंस, स्टेबिलिटी, फिक्स्ड यानी अचल, कठोर, जिद्दी, अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, ये सब दिखाता है। और वायु तत्व को देखें, वायु तत्व दिखाता है आत्मनिरीक्षण, फिलॉसफी, इमेजिनेशन, ग्रोथ। और जल तत्व दिखाता है केयर करना, देखभाल करना, एम्पैथिस, सहानुभूति करना, कंपैशन, करुणा, आध्यात्मिक। अब देखिए अग्नि तत्व का उल्टा क्या होता है, अग्नि का उल्टा ठीक जल है और पृथ्वी का उल्टा ठीक वायु है, समझ रहे कि नहीं? जी। तो इंट्रोवर्टेड होना, अंतर्मुखी होना, ठीक है, पैसिव। अब देखिए अग्नि का एक्टिव है तो इसका पैसिव है, और सेंसिटिव होना, फ्लेक्सिबल होना, ये सब दिखाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, फिर से इस एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंस। अब देखिए वही क्षेत्र को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे इंटरप्रेटेट कर सकते हैं, ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। अब इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहिए हमको, मर्क्यूरी, फिफ्थ हाउस, ठीक है, Fifth. और मरकरी, और मरकरी से फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, और जो कि बनता है फोर्थ हाउस, ठीक है। फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है? मरकरी, अर्दी साइन। कन्या राशि है ना। कन्या, अब फिफ्थ हाउस में कन्या राशि है जो कि पृथ्वी तत्व है। अब मरकरी किस राशि में बैठा है? मेष राशि, मेष में, जो कि अग्नि अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है। फायरी है। अब फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है? वो भी सिंह लियो राशि। है ना, लियो जो कि फायरी राशि, ठीक है। अब यहाँ पर अग्नि तत्व का प्रधानता ज्यादा है, तो ये व्यक्ति का इंटेलिजेंस जो है में क्रिएटिविटी ज्यादा है, उत्साही, ऊर्जावान है, बहुत ज्यादा सक्रिय है। इसका समझ में आया कि नहीं? यस सर। बिकॉज द फायर एलिमेंट हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस, हैंस द इंटेलिजेंस ऑफ दिस पर्सन इज वेरी एक्टिव, क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक। इसी तरह राशियों का उपयोग करके, बस राशि का उपयोग, हम एक्चुअल योग भी नहीं देख रहे हैं, बस राशि का उपयोग करके इतना चीज मिल रहा है। इसी तरह ऊपर का जो क्या कहते हैं आप सिग्निफिकेशन बदल के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में भी देख सकते हैं, है कि नहीं? सर एक चीज थी, जो इंटेलिजेंस है वो वायु से भी हो सकती है क्या एसोसिएट, या नहीं? कीवर्ड क्या लिखा था उसमें, कीवर्ड क्या लिखा था बताइए ना? ग्रोथ, ग्रोथ, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, तो मतलब उसका इंटेलिजेंस का ग्रोथ ज्यादा होगा, इंट्रोस्पेक्टिव इंटेलिजेंस होगा उसका। अच्छा, तो बस उसके उसके कीवर्ड को उस क्षेत्र से मिला देना, बस blend कर फिलोसफी, देना। इमेजिनेशन। हाँ, ये सब इमेजिनेशन, चाहिए। ठीक है, इमेजिनेशन उसका पावरफुल होगा, इंटेलेक्ट बहुत इमेजिनेटिव होगा। बस उसके कीवर्ड मतलब को, इसका मतलब ये होगा क्या कि एक्शन उतना नहीं होगा, फिलोसफी ज्यादा होगी, थिंकिंग ज्यादा होगी। हाँ, तो बस आप जितना कीवर्ड मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, अब वो काम में आएगा। ओके।
अब पहले बुक पढ़ते हैं ना, तब आप क्या लिखा है, क्या कैसे यूज करें, यूजेस नहीं आता किसी में। तो हम लोग क्या कहते हैं, समय अभी बर्बाद नहीं करते हैं कि आधा घंटा है अभी, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो देखिए, जो अग्नि तत्व राशियां होती हैं, पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं, वायु तत्व राशियां होती हैं, जल तत्व राशियां होती हैं, इनके बारे में तो हमने जान ही लिया। अब आप लोग ये जानिए, जो अग्नि तत्व राशियां होती हैं वो धर्म को दर्शाती हैं। धर्म यानी राशि चिन्ह, क्या सही है क्या गलत है ये सब बताती हैं। और जो पृथ्वी तत्व राशियां होती हैं वो अर्थ यानी मनी या फिर रिसोर्स को दर्शाती हैं। कीवर्ड प्रिडिक्शन के लिए कीवर्ड, वायु तत्व जो राशियां होती हैं वो काम यानी प्लेजर दर्शाती हैं। और जल तत्व राशियां जो होती हैं वो मोक्ष यानी लिबरेशन दर्शाती हैं। ये चार हम लोग के क्या है बताइए, ये जो चार हैं हम लोग के क्या हैं, हिंदू धर्म में क्या माना जाता है इन चार? चार पुरुषार्थ। चार चार पुरुषार्थ। ये चार Pillars. फोर्थ Pillars. पुरुषार्थ है, मतलब चार पुरुषार्थ, चतुर्थ पुरुषार्थ। अब इनका कीवर्ड भी मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, फिर से इंटेलिजेंस देखेंगे। फिफ्थ हाउस मरकरी, मरकरी से फिफ्थ हाउस जो कि है फोर्थ हाउस। अब देखिए क्या कहते हैं, फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि है, हम लोगों ने बताया था कि कन्या राशि है, ठीक है, जो कि है अर्थी साइन, और वो दिखाता धर्म और अर्थ काम मोक्ष में अर्थ दिखाता यानी मनी। अब मरकरी किस राशि में? मेष. मेष मे- राशि। मेष में। मेष में है ना। मेष राशि कौन सी राशि? धर्म राशि है ना। हम्म. और फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है? धर्म आगे। सिंह सिंह राशि। जो कि धर्म राशि। सिंह। अब क्या क्या कहते हैं, अब इसका कीवर्ड क्या है? धर्म। एक और है ग्रेटर गुड, दूसरों की भलाई के लिए। तो ये जो व्यक्ति है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ धर्म इज मोर ऑन द इंटेलेक्ट, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ द इंटेलेक्ट ऑफ दिस पर्सन इज टू वर्क टुवर्ड वेलफेयर ऑफ पीपल। मतलब दूसरों की भलाई के लिए इसका नेचर है, ठीक है। ये करता है नहीं करता इसका मतलब नहीं है इसको। इंक्लिनेशन. इनके हाँ इंक्लिनेशन। अच्छा, इंक्लिनेशन बता रहा है कि इस व्यक्ति के नेचर का इंक्लिनेशन धर्म के प्रति ज्यादा है कि नहीं। करे या ना करे वो अलग बात है। अब ये करता है कि नहीं करता है, इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? लॉर्ड. लॉर्ड देखेंगे, ठीक है। तो अब फिर से समझ में आएगा। तो हमको फिर से लॉर्ड देखना। तो यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड हो गया मरकरी, फिफ्थ लॉर्ड फ्रॉम मरकरी हो गया सूर्य। लॉर्ड फ्रॉम। अब ये देखिए तीनों हैं मेष राशि में बैठे हुए, ठीक है। इसका क्या मतलब? एंड बिकॉज द लॉर्ड्स आर ऑल्सो पॉइंटिंग आउट द सेम, दिस पर्सन ऑल्सो डज सो। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? जी सर। अब यहीं पे अगर मेरा, अब सेल्फिश राशि कौन है? काम, ठीक है। अगर यही मेरा लॉर्ड्स होते हैं किसमें? 3, 7, 11 में, तो हम क्या करते हैं? अपना बुद्धि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिजायर्स ज्यादा हो। हाँ, अब देखिए मेरे एक भी प्लैनेट शुद्ध राशियों में नहीं है। कोई दिख रहा है आपको? रुद्र मतलब 3, सर। 7, 11 लिखते नहीं है क्या? अरे पीडीएफ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी 3, 7, 11 राशियों में आपको कोई प्लैनेट दिख रहा है? नहीं सर। तो यही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ एरीज, इफ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस हैव एन इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस, सो दिस पर्सन यूजेस हिज इंटेलिजेंस ओनली फॉर हिज ओन बेनिफिट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं वो क्षत्रिय वर्ण दिखाती है। जो पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं वो वैश्य वर्ण दिखाती हैं। जो वायु तत्व की राशियां होती हैं वो शूद्र वर्ण दिखाती हैं। जो जल तत्व की राशियां होती हैं वो ब्राह्मण वर्ण दिखाती है, नॉलेजेबल क्लास। यानी क्षत्रिय वर्ण यानी वॉरियर क्लास, वैश्य वर्ण यानी ट्रेडर क्लास, शूद्र वर्ण यानी वर्कर क्लास, ब्राह्मण वर्ण यानी नॉलेज क्लास, है कि नहीं। अब इसका हम लोग अब क्या कहते हैं, वॉरियर क्लास का क्या मतलब? जो प्रोटेक्शन के लिए काम करता हूं। ट्रेडर क्लास मतलब व्यापार, वर्कर क्लास मतलब
अब देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्कर है कि नहीं? सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। अब देखिए जो ब्राह्मण क्लास होता है ना, वो क्या कहते हैं, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया करना, ज्ञान बांटना, ठीक है, वो सब दर्शाता है। तो हम लोग रुकिए इसको समझते हैं। ये जो चार होते हैं हिंदू धर्म में चार वर्ण कहलाते हैं। तो अब हम लोग इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अब कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं, अप्रोच ऑफ कर्मा या अप्रोच ऑफ प्रोफेशन समझ लीजिए। अब उसके लिए क्या देखेंगे बताइए। 10th हाउस शनि, 10th हाउस शनि, अब फिर से ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने? प्रोफेशन, अप्रोच, अप्रोच। लॉर्ड यहाँ पे लॉर्ड, 10th लॉर्ड लेना है, सैटर्न लेना है, शनि से सैटर्न से 10th लॉर्ड, ठीक है। 10th 10th लॉर्ड कौन बना? शनि। सैटर्न से 10th लॉर्ड गुरु, ठीक है, जुपिटर। अब हमको देखना है, क्या देखना है? बस राशि देखना है। तो सैटर्न किस राशि में है? मीन। मीन में सर, ब्राह्मण राशि में। ब्राह्मण राशि। और एज अ कारक भी ब्राह्मण राशि में। और जुपिटर? और जुपिटर 2-6 में वैश्य, ट्रेडर। वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटीज क्या होंगी कि नॉलेज ओरिएंटेड, एक्सपेंड नॉलेज, टीच पीपल, ऐसा कार्य जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो बिकॉज इट्स कर्मा इज इन्फ्लुएंस बाय ब्राह्मण साइंस, दैट्स व्हाई दिस पर्सन डज नॉलेज ओरिएंटेड वर्क व्हिच इज टीचिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी। समझ गए? 2 जगह ब्राह्मण आ गए तो ठीक वो है। डोमिनेंस हो गई। तो अब अगर मान लीजिए किसी का शनि अगर ब्राह्मण राशि में, उसको कहना है कि ज्योतिष कर लो या कोई ऐसा काम कर लो जिसमें नॉलेज ओरिएंटेड काम करना, सिर्फ 10th लॉर्ड हो तब नहीं करना है। जब तीनों में से कोई 2 फैक्टर हो जाए तब करना, ठीक है। यस, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इस कुंडली में 10th लॉर्ड कौन बना? शनि। शनि। और शनि से 10th लॉर्ड कौन बना? सन। सन। अब शनि किस राशि में है? सैटर्न कांगे 4-12 अगेन ब्राह्मण। ब्राह्मण राशि में, जो कि वृश्चिक राशि है, ठीक है। राशि का नाम भी बोलिए ना कि वृश्चिक राशि में जो कि ब्राह्मण है, ऐसे बोलिए फिर से। वृश्चिक राशि में जो कि ब्राह्मण है। सन किस राशि में है? सेजिटेरियस, जो कि क्षत्रिय राशि है, ठीक है। अब ये पर्सन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि चीजों को सिखाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है? कोडिंग करना, रिसर्च करना, नॉलेज ओरिएंटेड काम करना, उसमें ब्रेन लगता है कि नहीं? सब लोग तो नहीं कर सकते। वर्कर सब लोग हो सकता है, एक मजदूर सब लोग बन सकता है, एक डॉक्टर भी मजदूर बन सकता है, लेकिन एक मजदूर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। समझे कि नहीं? ऐसा काम जो हर कोई नहीं कर सकता, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब हम लोग एक और चीज जानते हैं कि अगर its karma is influenced by Brahman sign, if this person does not choose such a profession then he will never get success। समझे? जो कुंडली दिखा रहा है वैसा काम नहीं किए तो सक्सेस कहां से मिलेगा? अगर हम नॉलेज ओरिएंटेड नहीं काम करते, मेरे पापा कहते हैं पान लगाओ वैसे वाला काम करो, तो हम सक्सेस कहां से पाते? समझ रहे कि नहीं? किसी को वर्कर माइंडसेट होगा तो वर्कर वाले काम में जाएगा, किसी का दिमाग ज्यादा होगा तो वो नॉलेज ओरिएंटेड प्रोफेशन में जाए, तभी ना अच्छा रहेगा। जाहिर सी बात है, ये तो क्या जनरल नॉलेज है। मजा आ रहा है कि नहीं आज? जी जी सर। सर अभी आपने 10th लॉर्ड से देखा कि वो काम क्या करेगा, और 10th हाउस से नहीं, हमें उसका अप्रोच क्या होगा? 10th हाउस दिखाता है कि वो क्षेत्र अच्छा है कि बुरा है, उसका अप्रोच बता रहे। कर्म प्रोफेशन एक एक्टिविटी है ना, क्या काम करते हैं। हाँ, तो क्या काम करते हैं तो लॉर्ड ही बताएगा, और हाउस क्या बताएगा उसका? प्रोफेशन सही है कि नहीं, प्रोफेशन में राइज मिलेगा कि अब नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोफेशन कैसा रहेगा। हाँ। अब मैं क्या कहते हैं, हर चीज का एग्जांपल लेने लगूंगा ना तो क्या कहते हैं बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक बस एग्जांपल दिया तो 80-90 स्लाइड हो गया, बताइए। तो सब एग्जांपल है तो 2 घंटे में कंप्लीट भी नहीं हो पाता। और ये जो है इट इज अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पूछिए। कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी के 3 अलग अलग वर्ण आए हो? क्या कहते हैं, सिर्फ राशि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं होता है, ग्रह भी होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या कहते हैं, वो तो एडवांस लेवल पार्ट है ना। तो अब हम क्या कहते हैं, बेबी स्टेप सिखा रहे हैं ना आपको। मैंने क्या बोला, ये एड ऑन फैक्टर है।
बोला ना मैंने, एड ऑन फैक्टर, अभी मेन फैक्टर नहीं है। अगले क्लास में तो और मजा आने वाला है, इससे डबल। तो हम क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि बहुत लंबा है, ठीक है, हमको लगता है 1 घंटा और लगेगा इसको करने में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ राशि में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सम विषम समझते हैं। कोई बताएगा सम विषम क्या होता है? 1 3 5 7 9 विषम, ऑड। ऑड राशि 2 है। 4 हाँ 6 8 12 10 12 सम। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या सिंपल सा है कि और ये जो सम क्या कहते हैं ऑड साइन होता है वो विषम राशियां होती हैं, जो इवन साइन होता है वो सम राशि होती है। अब उनका उपयोग क्या करें? अब देखिए, ये जो सभी विषम राशियां होती हैं उनका जेंडर यदि देखें, लिंग, ठीक है, लिंग होता है ना जेंडर, तो सभी विषम राशियां होती हैं वो पुरुष राशियां होती हैं, मेल साइन, और सभी सम राशियां होती हैं वो स्त्री राशियां होती हैं, फीमेल, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे कि अब सभी मेल राशियों का जो नेचर होता है वो क्रूर होता है, क्रूवेल, और जो सभी फीमेल राशियों का जो नेचर होता है वो सौम्य। सौम्य, सॉफ्ट। अब इसको काले दिल से मैंने क्यों लिखा है? मिल ही नहीं रहा था, हम क्या खोजने में तो दिक्कत होता है मेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या चाहिए प्रिडिक्शन के लिए? कीवर्ड्स। और जो मेल राशि है उसका कीवर्ड क्या है? उसमें मैस्कुलिन नेचर ज्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, प्रभावशाली होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, प्रतिस्पर्धी होता है, तर्क संगत होता है, रैशनल होता है, एक्टिव होता है, असर्टिव यानी मुखर होता है, अपनी बात को कह सकता है, अग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, लीडिंग होता है, अग्रणी होता है, रिस्क टेक जोखिम लेने वाला होता है। जो भी मेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ठीक उल्टा होगा फीमेल का। और फीमेल का देखिए स्टेरियोटाइप गुण होता है फीमेल में, और क्या कहते हैं, सबमिसिव होता है, विनम्र होता है, डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, ठीक है, ग्रहणशील होता है, चीजों को ग्रहण करने लायक होता है, ठीक है। कोई होता है कि किसी की बात नहीं सुनते, अरे हम तो डोमिनेटिंग, ये डोमिनेटिंग का थोड़ा उल्टा है ना, विनम्र और ग्रहणशील होना। इंट्यूटिव होता है, पैसिव यानी सक्रिय से थोड़ा कम होता है, कॉपरेटिव होता है, सेंसिटिव होता है, कंपैशनेट होता है, सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, वो पालन पोषण करने वाला होता है, अनुसरण करने वाला। देखिए जो फीमेल साइन है उसका क्वालिटी है अनुसरण करने वाला। अब जो मेल साइन है उसका क्वालिटी क्या है? लीडिंग, नेता होता है, ठीक है, नेता की तरह। अब केयरफुल होता है, जो सम राशि है वो थोड़ा केयरफुल राशि है। अब इसका प्रिडिक्शन हम लोग देखते हैं आराम से कैसे करें। अब हम क्या देखेंगे? नेचर ऑफ वाइफ फिर से देखेंगे। उसके लिए हमको चाहिए 7th लॉर्ड वीनस, वीनस से 7th लॉर्ड, यानी कि जो कि हो गया 7th लॉर्ड कौन है? मंगल। वीनस से 7th लॉर्ड फिर से मंगल। अब हमको क्या देखना है? कौन सी राशि? कौन सी कौन सी राशि? राशि में? अब ये मंगल लियो राशि में है जो कि क्रूर राशि है, ठीक है। अब ये जो वीनस है वो भी किस राशि में? वृष राशि में। वृषभ। फीमेल राशि में, सॉफ्ट राशि में। अब फिर से मंगल लियो में, क्रूर राशि में, ठीक है, मेल में। अब यहाँ पर क्या है क्वालिटीज देखेंगे? डोमिनेंट, प्रभुत्वशाली, मुखर, स्वतंत्र, अग्रणी। तो इस व्यक्ति की जो वाइफ होगी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगी, वोकल होगी, मुखर होगी, इंडिपेंडेंट होगी, और लीडिंग क्वालिटी की होगी, मतलब अपना हुक्म चलाने वाली होगी। अब समझिए मेरा क्या हालत होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस बस राशियों का प्रिडिक्शन करते ही इतना चीज आ गया है कि नहीं? बस हम लोग राशि का खोले हैं, ठीक है। जितने ज्यादा गुण समझ में आएंगे उतने ज्यादा चीजें मिलेंगी, ठीक है। नहीं तो सर हम पहले ना सिर्फ ऐसे देखते थे कि बस 7th लॉर्ड किस राशि में बैठा है। अभी तो ये 3 मिला के आपने करवा दिया ना, फाइनल हो गया। इसी बात को तो मजा है। तो एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने का बस यही रूल है, 3 फैक्टर में से जो मेजोरिटी कहेगा वही होगा। और ये तो बस एड ऑन फैक्टर है, ठीक है। अब 3 फैक्टर का कैसे एक्चुअल प्रॉमिस देखने में कैसे योग का उपयोग करें वो भी समझ में आएगा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब हेड राइजिंग और हाइंड राइजिंग क्या होता है इसको समझते हैं। मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि जो है शीर्षोदय राशि है, यानी हेड राइजिंग राशि। और मेष राशि, वृष राशि, कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि ये पृष्ठोदय राशि है, यानी हाइंड राइजिंग राशि। और जो मीन राशि है वो उभयोदय राशि है, यानी ड्यूअल राइजिंग साइन। अब इसका मतलब क्या है, ये तो मेन है। अब देखते हैं कि आकाश में देखिए राशियां क्या होती है, तारों का समूह होती है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रात में टेलीस्कोप लेके बैठे हैं, आसमान साफ है, तारे दिख रहे हैं, राशियां आपको दिखाई दे रही है, नॉलेज है, तो जब मेष राशि उदय होता है, देखिए उसका पिछला जो हिस्सा है वो पहले उदय हो रहा है, और जो सर का हिस्सा है वो बाद में उदय हो रहा है। तो ये पृष्ठोदय राशि है। अब पूरे यूट्यूब में ऐसे कोई नहीं समझाया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉरस राशि है इसका भी पिछला हिस्सा पहले उदय हो रहा है और अगला हिस्सा बाद में उदय हो रहा है, तो ये भी पृष्ठोदय राशि है। और जो मिथुन राशि है उसका भी सिर वाला हिस्सा पहले उदय होता है और पीछे वाला हिस्सा बाद में उदय होता है, इसलिए ये भी शीर्षोदय राशि है, ठीक है। ये पृष्ठोदय नहीं, शीर्षोदय। अब आगे बढ़े। तो ये जो कर्क राशि है ना, इसका पिछला हिस्सा पहले उदय होता है और सर बाद में उदय होता है, ये तो ये पृष्ठोदय राशि है। और ये जो सिंह राशि है इसका अगला हिस्सा जो मुख वाला हिस्सा है, जो मुख वाला हिस्सा है वो पहले उदय होता है और पिछला हिस्सा बाद में उदय होता है। और मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, शीर्ष उदय इसका मतलब क्या था, सर वाला हिस्सा पहले उदय होना, पृष्ठोदय मतलब पीछे वाला हिस्सा पहले उदय होना। समझ में आया जी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कन्या राशि है उसका सर वाला हिस्सा पहले उदय होता है, तो ये शीर्षोदय राशि, ठीक है। जो तुला राशि है वो भी शीर्षोदय राशि है। जो वृश्चिक राशि है वो भी शीर्षोदय राशि है। जो धनु राशि है वो पृष्ठोदय राशि है, पिछला हिस्सा पहले उदय हो रहा है, सर वाला हिस्सा बाद में उदय हो रहा है। और जो मकर राशि है वो भी पृष्ठोदय राशि है, इसका सर वाला हिस्सा बाद में उदय हो रहा है, पिछला हिस्सा पहले उदय हो रहा है। और जो कुंभ राशि है उसका सर पहले उदय हो रहा है, तो शीर्षोदय है। अब देखिए जो मीन राशि है ना वो सिमेट्रिकल राशि है ना, इसी वजह से हम लोग कैसे पता करें कि वो पृष्ठोदय है कि शीर्षोदय है, इस वजह से उसको उभयोदय राशि कहते हैं। तो अब हम लोग इसका इसका क्या चाहिए, हमको प्रिडिक्टिव कीवर्ड चाहिए, है कि नहीं। तो जो शीर्षोदय राशि है उसका प्रिडिक्टिव कीवर्ड क्या है, तो त्वरित परिणाम, क्विक रिजल्ट, ठीक है। और जो पृष्ठोदय राशि है लेट रिजल्ट, विलंब से जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है वो। और क्या कहते हैं, उभयोदय राशि है, परिणाम कभी भी दे सकता है, एनी टाइम, कोई वो नहीं, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल है। तो हमको क्या देखना है, एफर्ट फॉर सक्सेस। अब बताइए क्या सिग्निफिकेशन है। थर्ड हाउस, मंगल, एफर्ट फॉर सक्सेस बोल रहे हैं, सक्सेस के लिए अप्रोच। टेंथ। टेंथ क्या, टेंथ बताइए पूरा।
हाँ 10th लॉर्ड सक्सेस। सन सन हो सन, गया ना। ठीक है, सही है। यहाँ पे 10th लॉर्ड लेंगे, सन लेंगे, और सन से 10th लॉर्ड लेंगे। तो यहाँ पे 10th लॉर्ड क्या बना? मर्क्यूरी। शनि। शनि। कीर्ति जी, आप कहाँ नहीं, 10th लॉर्ड बोला, थर्ड लॉर्ड नहीं बोला? मैं तो आगे पहुंच गई ना, 10th सन से 10th लॉर्ड मर्क्यूरी। तो 10th लॉर्ड बना नहीं, सैटर्न, वो ठीक है। और यहाँ पे सन से 10th लॉर्ड बना मरकरी, ठीक है। मरके क्योंकि सन से 10th हाउस है, ये 6th हाउस जिसका स्वामी है मरकरी, जो कि सन के साथ ही बैठा है। अब हमको क्या बस राशि देखना है। अब यहाँ पे मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, जो शनि है वो वृश्चिक राशि में बैठा है, जो कि है शीर्षोदय राशि। और जो सन है वो धनु राशि में बैठा है, जो कि है पृष्ठोदय राशि। और जो मरकरी भी है वो भी धनु राशि में बैठा है, कि जो भी है पृष्ठोदय राशि। इसका मतलब क्या है? नो क्विक रिजल्ट लेटर इन लाइफ, because the influence of high and rising sign is more, therefore this person effort for success will be rewarded later in life। या तुरंत प्रभाव नहीं मिलेगा, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है। और मैं ये भी बता रहा हूं कि ये एड ऑन फैक्टर है, अपने पे लगा के हमको नहीं मिल रहा है जल्दी, ठीक है, ये ऐसा नहीं देखना है। अभी पूरा एनालिसिस हम लोग टुकड़ों में समझ रहे हैं, फिर सबको एकीकरण करके समझाऊंगा कि यूनाइट करके कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, वो अगले क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं। अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ राशियां होती हैं जो चतुष्पद होती हैं, कुछ राशियां द्विपद होती हैं, कुछ राशियां कीट होती हैं, कुछ राशियां जलचर राशियां होती हैं। अब इसमें जो मैंने ये बताया था कि चतुष्पद राशि नाइट में बली होती है, द्विपद राशि डे में बली होती है, इंसेक्ट राशि संध्या काल में, और जलचर राशि भी संध्या काल में बली होती है। अब ये बताइए कि यदि हमको बस डे और नाइट का प्रिडिक्शन करना है कि मेरा बुद्धि दिन में ज्यादा चलता है कि रात में चलता है। अब संध्या काल तो 1 घंटे का समय होता है, तो उसमें अगर चलता होगा तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? 1 घंटे के लिए बस चलता है मेरा, ये है ना। तो अगर हमको चाहिए बस 2 चीजें चाहिए, डे और नाइट, तो उसके लिए एक अलग टेबल है। उसके लिए ये टेबल इस्तेमाल नहीं करना है, ये टेबल बस ग्रहों का अफ्लिक्शन निकालने के लिए इस्तेमाल करना है, काल बल। इतना समझ में आया? जी। जब प्रिडिक्शन करना तो ये वाला टेबल इस्तेमाल नहीं करना जो मैंने बताया था। अब इसके लिए मैं नया टेबल आपको दे रहा हूं। अब ये जो हेड राइजिंग और हैंड राइजिंग राशियां हैं, उसको हमको थोड़ा अरेंज करेंगे ना, तो हमको मिल जाएगा सिस्टम। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जो मीन राशि है ना उसको थोड़ा अरेंज करते हैं, दिवा बली और रात्रि बली राशि निकालने के लिए। तो अगर हम मीन राशि को शीर्षोदय राशियों में रखते हैं और जो मिथुन राशि है उसको पृष्ठोदय राशियों में रखते हैं, तो हमको यहाँ पे आ गया समझ में कि ये जो राशियां हैं ये दिवाबली यानी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हैं, यानी कि डायूरेनल राशि। और जो पृष्ठोदय राशियां हैं वो रात्रि बली राशियां हैं। अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि मीन राशि और मिथुन राशि एक्सेप्शन है। हमको क्या पता चला नोट में कि सभी डे स्ट्रॉन्ग राशियां शीर्षोदय राशि होती हैं एक्सेप्ट मीन राशि। ये लिख लीजिए, सभी डे स्ट्रॉन्ग राशियां हेड राइजिंग राशियां होती हैं एक्सेप्ट मीन राशि के। और जो सभी नॉकटर्नल राशि होती है, रात्रि बली राशियां, वो हैंड राइजिंग राशियां होती हैं सिवाय जेमिनी के। तो अगर हम लर्निंग या फिर यूज ऑफ इंटेलिजेंस के लिए क्या ले, फिफ्थ लॉर्ड लेना है, मरकरी लेना है, मरकरी से 5th लॉर्ड लेना है। अब यहाँ पे 5th लॉर्ड बुध है और मरकरी से 5th लॉर्ड सन। अब तो राशियां फिर से देखना है, ये भी मेष राशि में है जो कि नाइट स्ट्रॉन्ग राशि है, ये भी मेष राशि में जो कि नाइट स्ट्रॉन्ग राशि है, और ये भी मेष राशि में है जो कि नाइट स्ट्रॉन्ग राशि है। इसका क्या मतलब है कि इस व्यक्ति का बुद्धि रात में चलेगा, रात में ये व्यक्ति पढ़े तो अच्छा खासा ये इसको समझ में आएगा सिस्टम। ये देखिए काम का चीज है कि नहीं। अगर कोई कह रहा है कि हमको याद नहीं होता, ठीक है, हो सकता है वो रात में पढ़ता हो लेकिन उसमें लिखा को दिन में ज्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। ये नहीं बता कि तुम ये करोगे, ये बता रही ये करोगे तो फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, ट्रिपल एस राशियां की होती हैं, यानी सृष्टि यानी जो कि क्रिएशन,
स्थिति जो कि है प्रिजर्वेशन, और संहार जो कि है डिस्ट्रक्शन। ये राशियां क्या होती है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब जो मेष राशि होती हैं सृष्टि राशि होती है, ठीक है, क्रिएटिव। इसी तरह वृष राशि भी होती है क्रिएटिव, इसी तरह मिथुन, इसी तरह कर्क। अब हमको क्या देखना है, अब जो सिंह राशि होती है वो स्थिति प्रिजर्वेशन दिखाता है, स्थिति। और जो कन्या राशि होती है वो भी प्रिजर्वेशन दिखाता है, और जो तुला राशि होती है वो भी प्रिजर्वेशन दिखाता है, और जो वृश्चिक राशि होती है वो भी प्रिजर्वेशन दिखाता है, और जो धनु राशि होती है वो संहार दिखाता है, डिस्ट्रक्शन। और जो मकर राशि होती है वो भी संहार दिखाता है, जो कुंभ राशि होती हैं वो भी संहार दिखाता है, और जो मीन राशि होती है वो भी संहार दिखाएगा। अब कीवर्ड भी आपको पता चल गया, क्रिएटिवनेस है, प्रिजर्वेशन है, और डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर यूज ऑफ इंटेलिजेंस में हम इसको देखेंगे। तो जो फिफ्थ लॉर्ड है उसकी जगह मरकरी लिखना है, और फिफ्थ लॉर्ड फ्रॉम मरकरी जो है वो सन है, ठीक है। अब राशियां फिर से देखना, ये भी मेष राशि में सृष्टि, ये भी मेष राशि में सृष्टि, ये भी मेष राशि में सृष्टि। तो इसका क्वालिटी क्या है, क्रिएटिवनेस। मतलब इस ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट का आदमी है और अपना बुद्धि क्रिएटिव चीजों में यूज करता है। रिजल्ट आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? जरूर। ठीक है, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव होना, कुछ नया करना, सृष्टि का यही मतलब है। ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा चीजों को बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो राशियां हैं इनको आप लोग याद कर लीजिए, बिना याद किए सिस्टम सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था, मैं आपको एक बोनस टॉपिक लूंगा जो कि है नक्षत्रों का प्रिडिक्शन कैसे करें। मैंने आपको एक वीडियो, नक्षत्र वाली वीडियो में नक्षत्रों के स्वभाव के बारे में बताया था। कौन से नक्षत्र उग्र होते हैं, कौन से नक्षत्र चर होते हैं, कौन से नक्षत्र तीक्ष्ण होते हैं, मृदु होते हैं, स्थिर होते हैं, लघु होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इनके प्रेडिक्टिव कीवर्ड्स ये हैं, ठीक है। चर का है मूवमेंट, चेंज, फ्लो। स्थिर का है, या उसको फिक्स भी कहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन, अनचेंजेबल, रिजिड। मृदु यानी सॉफ्टनेस, रिलेटेड टू रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट। उग्र, वायलेंस, फोर्स, फियर्सनेस। तीक्ष्ण, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। नाम से समझ में आया तीक्ष्ण मतलब क्या होता है। लघु मतलब क्विकनेस या फिर शॉर्ट। अच्छा, एक चीज आप नोट कर लीजिए, लघु, जो लघु नक्षत्र हैं उनको क्षिप्र नक्षत्र भी कहते हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्षिप्र और लघु एक ही होता है। और जो मिश्र राशियां होती हैं ना, जो कि है विशाखा और कृतिका, वो जो मेजोरिटी दिखती हैं उस हिसाब से फल देती हैं। जैसे मरकरी और मून, उनका कंडीशन है ना कि अगर मून पक्ष बली होगा तब वो शुभ होगा, और मरकरी क्या कहते हैं, अगर कुर ग्रहों के साथ होगा तब वो अशुभ होगा। इसी तरह इनका भी कंडीशन है, क्या है वो हम लोग जब नक्षत्र वाला कोर्स करेंगे ना तब बताएंगे। इसको हम लोग कैसे करें, इसके लिए भी फिर से एग्जांपल देखते हैं। तो नेचर ऑफ वाइफ देख रहे हैं, तो आप देखिए सेवंथ, जब मेरे कुंडली में आप देखेंगे खोल के तो सेवंथ लॉर्ड मंगल बना, और वीनस से सेवंथ लॉर्ड भी मंगल बना। और ये जो मंगल है ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है जो कि उग्र नक्षत्र है, और जो वीनस है वो कृतिका नक्षत्र में है जो कि मिश्र नक्षत्र है। ये मंगल उसी नक्षत्र में होगा, जाहिर सी बात है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। तो इसका मतलब क्या है कि अग्रेसिवनेस, उग्र का मतलब क्या होता है, अग्रेसिव होता है ना। इसका मतलब क्या है कि द वाइफ ऑफ दिस पर्सन विल बी वेरी अग्रेसिव। इसी तरह आप लोग कर सकते हैं सिस्टम, ठीक है, सिस्टम लगा सकते हैं ना इसी तरह। अब देखिए नक्षत्र हाउस का नहीं होगा, ठीक है, लॉर्ड्स का ही हो सकता है। सर चलिए नक्षत्र मतलब उसमें अच्छा बुरा दोनों गुण होते हाँ, हैं। अच्छा बुरा दोनों को ड्यूअल नेचर मान लीजिए। जब नक्षत्र वाला पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, ये तो बोनस कंटेंट था ना। तो इसी तरह समाप्त हो गया। आप किसी को जो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है,